हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर एजुकेटर रमा शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर गोल्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी। और जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी सीएससी के लिए एनसीईआरटीज पढ़ना कितना ज़रूरी है ना। तो इन्हीं एनसीईआरटीज को हम लोग कवर करने वाले हैं एक एक करके। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कक्षा 11वीं की और कक्षा 12वीं की। ठीक है, अच्छी बात यह है कि सीसेट के अलावा हम लोग ये भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी बीच बीच में कर रहे हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि आपको इंग्लिश में एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हर जगह ऑलमोस्ट मिल जाती है। लेकिन द थिंग इज़ कि आपको नहीं मिलती तो हिंदी में पढ़ने के लिए। और ये सेशन जो है हिंदी में रहेगा। हिंदी में आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अनअकैडमी पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो करने के लिए रमा लाइव कोड का यूज़ करें। अगर आप मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस को देखना चाहते हो तो आप मेरी फ्री क्लासेस को देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड रमा लाइव। ठीक है, फॉलो करें आप मुझे वहाँ पर। 3000 फॉलोअर्स हैं अनअकैडमी पर। अभी पिछले 1 साल से मैंने पढ़ाना शुरू किया है और रमा लाइव ये कोड है। उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले अपने क्लास 11th की। तो क्लास 11 से आज हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक अनअकैडमी का जो ऑफिशियल चैनल है मेरा वो है, एक मेरा दूसरा चैनल है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का। तो दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में ही आपको सेम नोट्स मिल जाएंगे। ज़्यादा अगर आपको और भी नोट्स चाहिए तो आप अनअकैडमी वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पहला चैप्टर क्लास 11th में है हमारा राजनीतिक सिद्धांत। और यहाँ पर जितनी भी हम बात करेंगे एनसीईआरटी के रेफरेंस से बात करेंगे। जितने भी मैं आपको नोट्स दूंगे यहाँ पे एनसीईआरटी के जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर के हिसाब से नोट्स दूंगे। लाइन बाय लाइन जो चैप्टर में लिखा हुआ है वो तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो स्टोरीज की फॉर्म में है एनसीईआरटीज में। लेकिन आपको जो नोट्स मिलेंगे वो एनसीईआरटी से ही रेफरेंस लेके बने हैं। तो यहाँ पे जो भी नोट्स हैं और जो भी चित्र आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी कक्षा 11 से लिए गए हैं और उन्हीं से प्रेरित हैं। ठीक है, तो चैप्टर जैसे आप देख रहे हैं, अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। अब यहाँ पर एक ये भाई साहब बोल रहे हैं छोटे से कि लीजिए एक और किताब याद कीजिए। एक किताब और आ गई हमारी याद करने के लिए, सिलेबस चेंज हुआ, एक और किताब पढ़नी है हमको। लेकिन ये बहन जी बोल रही है कि नहीं, हम याद नहीं करेंगे, हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जो इस किताब में हमसे जुड़ी हुई हैं। मैडम ने इनको समझाया कि ना भैया, थोड़ा रुको रुको रुको, जहाँ जा कहाँ रहे हो, अरे थोड़ा ठहरो, रुको। हम यहाँ पर सुकरात के विषय में पढ़ेंगे, हम यहाँ और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बहन जी कह रही है अच्छा ये तो बिल्कुल बहुत अलग है, सुकरात कौन है। तो यही चीज़ें देखते हैं कि कौन है। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं। परिचय, राजनीतिक सिद्धांत इंट्रोडक्शन क्या है। एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, उसका जो शुरुआत हुआ है वो कुछ सिद्धांतों से हुआ है। जब तक कोई सिद्धांत नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता, कोई थ्योरी नहीं होती, कोई साइंस डेवलप नहीं होती, ये हम सबको पता है। राजनीतिक विज्ञान के उदय के साथ राजनीतिक सिद्धांत को उप क्षेत्रों में से एक बना दिया गया। तो राजनीतिक विज्ञान के उप क्षेत्र यानी कि सब सब्जेक्ट, सब एरिया क्या है, राजनीतिक सिद्धांत है। इन सिद्धांतों पर टिका हुआ है। ये जो सीरीज है, ये जो आपकी 11th और 12th की हम करेंगे सबसे पहले, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको 6 से 10th की भी करा दूंगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत और ये सारी चीज़ें, 11th 12th की हम इसलिए भी बात कर रहे हैं, 11th और 12th की इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये जिन जिन का PSIR ऑप्शनल है उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, PSIR ऑप्शनल वालों के लिए। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत आपने बहुत सारे दार्शनिकों के नाम सुने होंगे, जैसे कि सुकरात हैं, प्लेटो हैं, रोज़ेओ हैं। ठीक है, आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना है।
राजनीतिक सिद्धांत जो हैं दार्शनिक और अनुभवजन्य, जिन लोगों को अनुभव होता है उनके दृष्टिकोण से, उनकी सोच से, उनके हिसाब से, उनके परसेप्शन से किसी राज्य का, किसी स्टेट का अध्ययन है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तियों को और राज्य के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग को मैनेज करता है, समझ का प्रबंधन करता है, और राज्य की जो कमियां हैं लोगों के प्रति, राज्य को जितने भी दायित्व हैं उन अगर उन दायित्वों को पूरा करने में कोई कमियां हैं तो उनको सुधारने के तरीके बताता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जितने भी विचार हैं, जितने भी महान दार्शनिकों के विचार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञों के जितने विचार हैं, उनके दर्शन, उनकी फिलॉसफी, उनकी साइंस, उनकी आर्ट, इन सभी को फ्यूजन करके, ठीक है, जैसे एक बेहतरीन चाय बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले पानी चाहिए, उसमें एक बढ़िया क्वालिटी की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है, दूध चाहिए देसी अपनी चाय बनाने के लिए, अदरक चाहिए, इलायची चाहिए, एक एक्चुअल क्वांटिटी में, ना ऊपर ना ज़्यादा, और फिर सब उसको मिक्स करके फिर जब उबाला जाएगा तो बनेगी एक बेहतरीन चाय। वैसे ही राजनीतिक सिद्धांत हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के, दार्शनिकों के विचार, उनके दर्शन, उनकी विज्ञान और उनकी कला, आर्ट और साइंस दोनों का संयोजन, इसको राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत इन चारों का मिला जुला संयोजन है। सत्ता और सत्ता के बीच संबंध बनाए रखने के लिए जो लोग सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है कि आज जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव जीत लिया है, लेकिन जो चुनाव नहीं जीत पाए हैं, जो अपोजिशन है वो भी निरंतर लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? वो भी भाषण कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 5 साल की इनके सत्ता के पक्ष वालों के लिए ये क्या है, 5 साल का लोगों के लिए काम करने का मौका है। और जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, या जो नहीं जीत पाए हैं उनके लिए ये 5 साल अगले संघर्ष हैं। और इसी सत्ता के लिए संघर्ष को कहा जाता है राजनीति। ठीक है, जिसके लिए ये कहते हैं कि ये लोगों के लिए, जो लोगों के लिए कार्य करने की इच्छा है। इसमें जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, हिंदी में ट्रांसलेट करने में, टाइप करने में थोड़ा होता है प्रॉब्लम, तो अगर कुछ भी ऐसा होगा तो हम जो है इसको ठीक कर देंगे और उसके बाद आप पढ़ देंगे। राजनीतिक सिद्धांत इस चीज से संबंधित है कि किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी समाज बदला है, वर्तमान, आज का जो वर्तमान है वो कैसे आया है। इस वर्तमान के अंदर जो संविधान है या जो सिद्धांत हैं, जो राजनीति है, उन राजनीति के पीछे की क्या थ्योरीज रही हैं, लोगों के क्या सिद्धांत रहे हैं, किन मान्यताओं पर ये राजनीति टिकी हुई है। वैसे हमारे पास संविधान है, संविधान होने के साथ साथ हमें संसद में, आपने सुना होगा एक आरपीए एक्ट के बारे में, आरपीए एक्ट 1951, ठीक है। आपने सुना होगा आरओपी सीओबी के बारे में, रूल्स ऑफ पार्लियामेंट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो इन सब की भी क्यों जरूरत है? क्योंकि ये सब जो है कुछ सिद्धांतों पर टिके हुए हैं। राजनीति कुछ सिद्धांतों पर टिकी हुई है, जिनके लिए आपको अलग अलग मान्यताओं को, अलग अलग चीज़ों को मानना पड़ता है। क्यों कुछ लोग लेफ्ट विंग होते हैं, क्यों कुछ लोग राइट विंग होते हैं, क्यों कुछ लोग सेंट्रल होते हैं, क्यों कुछ लोगों को कहा जाता है कि ये मार्क्सवादी हैं? क्योंकि ये लोग कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों, राजनीतिक दार्शनिकों की थ्योरीज को फॉलो करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर किसी को अपने स्वतंत्र विचार रखने का पूरी स्वतंत्रता है, जहां पर समय समय पर स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे हम लोग उठाते हैं। और इनमें स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों पर भी हम बात करते हैं। संविधान के द्वारा स्वतंत्रता की गारंटी तो हमको दी गई है, फिर भी स्टेट जो है यहाँ पर कुछ जगह रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन भी हमको दिया गया है संविधान में ही, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। तो राज्य की व्याख्याओं के साथ साथ कई सारे ऐसे भेदभावपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनको उठाया जाता है। संविधान तो 1950 में बनके तैयार हो गया था, हमने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी ऐसा तो नहीं है कि उस दिन से लेके आज तक कोई भेदभावपूर्ण मुद्दे नहीं उठाए गए। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं। इवन टेम्पल एंट्रीज को लेकर मुद्दे उठाए गए हैं, ठीक है। सबरीमाला वाला टेम्पल का अभी भी चल रहा है।
तो समय और काल के परिवर्तन के साथ साथ लोग बदलते हैं, सोच बदलती है, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की एस्पिरेशन, लोगों की ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। लोग नए नए तरीके से जीवन जीने के आयाम खोजते हैं और राजनीतिक सिद्धांत इसी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं आकांक्षाओं और ज़रूरतों, मतों पर बहस करते हैं और जांच करते हैं, जिनको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मार्क्स की फिलॉसफी है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीवादी लोग हैं उन्होंने वर्किंग क्लास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या किया है, अत्याचार किया है। प्रोलेटेरिएट वर्सेस बुर्जुआजी, इसकी मार्क्स बात करते हैं, तो उसको एक आम इंसान कनेक्ट कर पाता है। मार्क्स कहते हैं कि क्रांति आएगी, क्रांति के मतलब समय बदलेगा, लेकिन उसके लिए क्रांति लानी पड़ेगी। राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सोचते हैं। आज का जो वर्तमान है और पिछला जो बीता हुआ अतीत है, उन वर्तमान और अतीत के बीच की कड़ी यही राजनीतिक विचारकों के विचार हैं। संस्थाओं में किस हद तक स्वतंत्रता और समानता मौजूद है, ये समझने के लिए, लोकतंत्र बनाने के लिए जितने भी मौजूदा संस्थान हैं, जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी प्रथाएं हैं, उनमें चीज़ों को समय समय पर संशोधित करने के बारे में ही राजनीतिक विचार बात करते हैं। यहाँ तर्कसंगत रूप से सोचने के लिए राजनीतिक विचार नागरिकों को समर्थ बनाते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। यही सब आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में दिया गया है क्लास 11th के अंदर। बात करते हैं अभी राजनीति की। अभी हमने बात करी एक इंट्रोडक्शन क्या है राजनीतिक सिद्धांत का। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, तो वो परिचय हमने दिया है। बात करते हैं अभी राजनीति की। राजनीति में राजनीतिक जितने भी नेता हैं, ये व्यक्ति वो हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं। ये व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, जनता इनको अपने वोट देती है, मत देती है, और जिनको ज़्यादा मत मिलते हैं आम जनता से, वो पद धारण करते हैं। राजनीति जोड़ तोड़ और संतुष्ट करने वाली इच्छाओं से भी जुड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार आप मेजॉरिटी में जीत सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेजॉरिटी में नहीं जीते हैं, तो आप जोड़ तोड़ करके सरकार बनाते हैं, गठबंधन की सरकार बनाते हैं, और वहां पर जितने भी नेता, अन्य नेता हैं जिनके साथ मिलकर आप सरकार बना रहे हैं, उनकी इच्छाओं को भी संतुष्ट करते हैं। कई बार इस चक्कर में घोटाले भी होते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। केवल आम लोग ही ऐसे नहीं है जो राजनीति से निराश हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यवसायी भी लोग या उद्यमी लोग जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी अपनी समस्याएं लेके आते हैं और वो भी कहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट अच्छी काम नहीं कर रही, पिछली गवर्नमेंट अच्छी थी, या इस सरकार ने पिछली गवर्नमेंट से अच्छा काम किया है, हमको ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, कई बार लोग नियमित रूप से राजनीति को दोष देते हैं। कुछ लोग एक पर्टिकुलर पार्टी के समर्थक होते हैं, तो किसी दूसरी पर्टिकुलर पार्टी को हमेशा ही गलत ठहराते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही एक पार्टी ने गलत किया हो। अगर ऐसा होता कि हमेशा ही गलत किया हुआ होता, तो अब तक तो देश से उनका खात्मा हो जाना चाहिए था। तो भले ही लोग जो हैं राजनीतिक दलों से लाभान्वित होते हैं, उन्हें धन भी देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी फंडिंग करते हैं, तो ऐसा सब भी होता है। अब जैसे अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, गांधी जी ने हमें बताया, गांधी जी की फिलॉसफी कहती है कि राजनीति गांधी जी के हिसाब से क्या है कि राजनीति हमें सांप की कुंडलियों की तरह घेर लेती है और इससे लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कि अगर आप राजनीतिक उसमें फंस गए हैं, राजनीति के अंदर आ गए हैं, तो आप जो है अब राजनीति में चुनाव लड़ें, आप बच नहीं सकते इससे। किसी भी प्रकार के राजनीतिक संगठन हो या कोई भी सामूहिक निर्णय लेने के बिना कोई भी समाज जो है मौजूद नहीं हो सकता। आपको सामूहिक निर्णय लेना पड़ेगा। सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, सामूहिक निर्णय लेना पड़ेगा। जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास परिवार है, जनजाति है, आर्थिक संस्थान है। हमें हमारे दायित्वों को स्वीकार करना है। सरकार इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है? लोगों के जीवन को प्रभावित करती है अपनी नीतियों के द्वारा, आर्थिक नीति के द्वारा, विदेश नीति के द्वारा, शैक्षिक नीति के द्वारा, और जीवन में लोगों के सुधार लेके आती है अपनी नीतियों के द्वारा। साक्षरता लेके आती है सरकार अपनी नीतियों के द्वारा, कानून बनाती है, रोजगार के कानून बनाती है। सड़क अच्छी नहीं है तो सड़क बनाएगी, अस्पताल नहीं है तो अस्पताल बनाएगी। अगर मान लीजिए कि आपके हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है लेकिन सड़क अच्छी नहीं, तो लोग अस्पतालों तक कैसे पहुंचेंगे? तो हम लोग संघ बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, संघ बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, काफ़ी सारे अभियान, ठीक है, आयोजित करते हैं, काफ़ी सारे मूवमेंट्स निकालते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को स्पीचेस देते हैं, लोगों के लक्ष्य को आकार देते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों से असहमत हैं, अगर हम सरकार से असहमत हैं, तो हम विरोध भी करते हैं।
सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए हम प्रदर्शन भी करते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन, ठीक है। क्या था ये? एक एग्जाम्पल है इस चीज का। सरकार कोई कानून लेके आई, लोग उससे असहमत हैं तो लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया। हम अपने प्रतिनिधियों के कार्यों पर बहस करते हैं, जिसको हमने चुन के भेजा है वो हमारा प्रतिनिधि है। हम भ्रष्टाचार के लिए, आरक्षण के लिए बात करते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है इसकी बात करते हैं। हम ऐसे चीज़ों पर, तथ्यों पर वार्ताएं करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, जिनके माध्यम से हम सामूहिक निर्णय ले सकते हैं आगे चल के समाज में। सरकार क्या करती है, लोगों से कैसे संबंधित है, लोग कैसे संघर्ष करते हैं, यही सब राजनीति के अंतर्गत आता है। और लोगों का संघर्ष सरकार के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। आपने किसान आंदोलन का रिजल्ट आपने देखा ही है। जब लोग आपस में बातचीत करते हैं सामाजिक विकास के लिए, सामूहिक निर्णय लेने के लिए, तो यहाँ पे समस्याओं का हल जो है होता है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें क्यों करना जरूरी है? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा राजनीति क्या है। क्यों हमको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ना चाहिए? क्यों हमको रूसो के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, महात्मा गांधी के सिद्धांत, नेहरू के सिद्धांत, अंबेडकर के सिद्धांत के बारे में पढ़ना चाहिए? कौटिल्य के सिद्धांत के, अरस्तु के सिद्धांत के, जियाजांग के सिद्धांत के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए? प्लेटो के सिद्धांत के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए? सुकरात के सिद्धांत के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए? इन सब लोगों के सिद्धांत पढ़ के ही हमारा लोकतंत्र बेहतर हो सकता है। कोई भी तंत्र हो, तंत्र जो है 3 तरीके का होता है। मैंने आपको जब प्लस क्लासेस में पढ़ाया था तब भी वही बताया था, राजतंत्र, लोकतंत्र, और तीसरा क्या होता है, या तो मैम पूरी मोनार्की होगी, या डेमोक्रेसी होगी, या फिर क्या होगी, अराजकता होगी, एनार्की होगी। तो अराजकता से बेहतर है कि कोई ना कोई तंत्र हो, कोई ना कोई सिस्टम हो, ठीक है, मोनार्कियल सिस्टम हो या डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, ठीक है। तो चर्चा यही होती है कि क्या राजशाही बेहतर है, राजतंत्र बेहतर है, या लोकतंत्र बेहतर है, कौन सा तंत्र बेहतर है, ठीक है। और ये चर्चा प्लेटो और अरस्तु ने 5वीं शताब्दी से पहले ही कर ली थी। रूसो ये कहते हैं कि मानव जाति के मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता मानव जाति का मौलिक अधिकार है। और यहीं से शायद हमारे संविधान की नींव जब रखी गई तो यहीं से शायद स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हमको मिला, वो शायद यहीं रूसो की थ्योरी से ही, रूसो के सिद्धांत से ही मिला होगा। कार्ल मार्क्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है अमेरिका के संविधान से लिया है, तो अमेरिका का संविधान भी जब बना होगा तो उन्होंने रूसो के इस सिद्धांत को यूज किया होगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि स्वतंत्रता जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण है समानता। वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में होनी चाहिए समानता। तो सरकार हमें, देश हमें सामाजिक स्तर पर तो नहीं लेकिन पॉलिटिकल स्तर पर समानता पूरी पूरी देता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा होना चाहिए स्वराज, डेमोक्रेसी, अपना राज, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। अंबेडकर कहते हैं कि एससी को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सदियों से जो है इनके ऊपर एट्रोसिटीज होती रही हैं, इनको कुछ विशेष अब देने चाहिए, आरक्षण इनको मिलना चाहिए, जिससे कि ये अपने स्थिति को पहले से सुधार सकें। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ही अलग अलग सिद्धांत हैं जिनको कि हम पढ़ते हैं, जिनसे कि हम प्रेरित होते हैं। हमारी प्रस्तावना, जो भारत का प्रियम्बल है, अपना प्रियम्बल है, ठीक है, उस प्रियम्बल के अंदर भी स्वतंत्रता और समानता दोनों चीजों को बोला गया है। हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों पर हमको बताया गया है कि अस्पृश्यता को यहाँ पर किसी भी रूप से नहीं चलने दिया जाएगा। अनटचेबिलिटी को एंड करना है, ये हमें एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता को रोकना है। तो यही सारे सिद्धांत हैं जो कि हमको हमारा संविधान और हमारा कानून बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। गांधीवादी सिद्धांत हैं काफी सारे, इनका जो आपको मिलेगा, गांधीवादी सिद्धांतों का जो आपको रूप मिलेगा वो आपको डीपीएसपी में मिलेगा, निर्देशक सिद्धांतों के अंदर मिलेगा आपको। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, जस्टिस, डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म जैसी अवधारणा को यह स्पष्ट करते हैं। कानून का शासन जो है, कानून के शासन के महत्व की जांच, शक्तियों का पृथक्करण,
ठीक है, शक्तियों का जुडिशरी अलग एक सिस्टम है, लेजिस्लेटिव अलग और एग्जीक्यूटिव अलग है। तीनों अंग जो हैं अपने अपने काम करेंगे। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, लेजिस्लेटिव अपना काम करेगा, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू ये भी हमको हमारा संविधान तो और ये सिद्धांत ही देते हैं। रूसो और मार्क्स राजनेता तो नहीं थे, लेकिन इनसे प्रभावित बहुत सारे राजनेता हुए, बहुत सारे पॉलिटिशियन इनसे प्रभावित हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में समानता समान अधिकारों के रूप में मौजूद हो, ऐसा मार्क्स का मानना था। आर्थिक रूप से समानता हो, सामाजिक क्षेत्रों में समानता हो, ठीक है, ऐसा मानना था। लेकिन अब सामाजिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में तो समान सीमा मौजूद नहीं हो सकती, लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र में कानून के रूप से, कानून के सामने इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमको हमारा संविधान ही देता है। कुछ विशेषाधिकार हमको प्राप्त हैं जो वंचित हैं उनके लिए, जो वंचित हैं, जो समाज के सबसे आखिरी में लोग हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी है और हम बार बार इसीलिए संविधान की नई नई व्याख्याओं का सामना करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं अपने हिसाब से। जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ की हम बात करते हैं। राइट टू लाइफ की व्याख्या अलग अलग तरीके से न्यायालय द्वारा जो है की गई और इसमें आजीविका के अधिकार को शामिल किया गया। जब आजीविका का अधिकार शामिल किया गया कि भैया राइट टू लाइफ तो तब होगी ना जब आपके पास करने के लिए कुछ होगा। जब आपके पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं होगा तो आपका जीवन कैसे जिया जाएगा। ठीक है, राइट टू फूड भी इसी तरीके का एक अधिकार था जिसको राइट टू लाइफ के अंतर्गत डाला गया। समाज की जितनी भी चुनौतियां हैं, समाज को हर चुनौती का सामना करना पड़ता है और जब समाज को चुनौती का सामना करना पड़ता है तो उस विशेष मुद्दे पर नई नई व्याख्याएं उत्पन्न होती हैं। कहते हैं ना, जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी सोच। ठीक है, तो बदलती दुनिया के साथ साथ चीजें बदलती हैं। एक समय पर हमारे यहाँ पर सती था लेकिन अभी सती नहीं है। एक समय पर डाउरी था लेकिन अभी डाउरी के लिए कानून है। ठीक है, डाउरी को रोका जाएगा। एक समय पर हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक था, अभी ट्रिपल तलाक के लिए कानून है। एक समय पर जैसे जैसे समय बदलता है चीजें बदलती हैं, आयाम बदलते हैं। एक समय पर हमारे यहाँ एडल्ट्री क्राइम था, अभी एडल्ट्री क्राइम नहीं है। बदलती दुनिया के साथ स्वतंत्रता के नए आयाम आते हैं लेकिन स्वतंत्रता के लिए कुछ खतरे भी लाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्रता से ग्लोबल आप देखेंगे, ग्लोबल कनेक्शन से, कम्युनिकेशन से, ठीक है, वैश्विक संचार, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, उससे, उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से जो अलग अलग नेशन हैं उनके बीच में नेटवर्किंग आसान हो गई है। इससे क्या होता है, इससे ये आतंकवादियों को भी सक्षम बनाती है। इंटरनेट वाणिज्य जिसको हम कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है, ये कुछ ऐसी टर्म है जो कि हिंदी वालों को भी मतलब थोड़ी सी इजी लगेंगी इंग्लिश में। इंटरनेट वाणिज्य, ई कॉमर्स, जैसे अमेजोन हो गया, जोमेटो हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, नायका हो गया, दुनिया भर की साइट्स हैं। आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली संरक्षित जानकारी के साथ फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक पे भी बिजनेस चलता है ना, उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं सारी की सारी, तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वहां पे। नेटिजन्स जो कि इंटरनेट की दुनिया के लोग हैं, हम लोग इंटरनेट की दुनिया के नागरिक, इनको नेटिजन्स एक टर्म दी गई है। नेटिजन्स को सरकार का नियंत्रण पसंद नहीं है। जैसे मान लीजिए फेसबुक बंद कर दी 2 दिन के लिए, मान लीजिए व्हाट्सएप बंद कर दिया ताकि कोई हेट मैसेज ना फैले, तो सरकारी नियंत्रण हमको पसंद नहीं है। फिर उसमें हम कहते हैं कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक दिया है, फ्रीडम, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। वो लोग मानते हैं कि सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा के लिए विनियमन आवश्यक है। ठीक है, तो सुकरात की जब हम बात करते हैं, सुकरात की बात जब हम करते हैं तो सुकरात को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया। सुकरात वो व्यक्ति हैं जो समाज, धर्म और राजनीति के बारे में इनके विचार काफी लोकप्रिय रहे हैं। इनकी मान्यता समाज के उस दौर पे उस दौर को चुनौती देती हैं, उस दौर को सवाल खड़ी करती हैं। इसलिए उन्हें एथेंस के शासकों द्वारा, सुकरात एथेंस ग्रीस में थे, तो एथेंस के शासकों द्वारा इसलिए उनको मौत की सजा भी दी गई थी। उन्हीं के छात्र रहे हैं प्लेटो। प्लेटो ने सुकरात के जीवन और सुकरात के विचारों के बारे में लिखा भी है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के चरित्र की व्याख्या करी है
और इस माध्यम से सुकरात के चरित्र के व्याख्या के माध्यम से प्लेटो ने द रिपब्लिक में पूछा है कि न्याय क्या है, क्या है न्याय। ठीक है, द रिपब्लिक। तो पुस्तक जो है सुकरात और सेफलस के बीच के एक संवाद के साथ में स्टार्ट होती है, और वहां पर सुकरात सेफलस को बता रहे होते हैं कि न्याय की समझ अपर्याप्त और अस्वीकार्य है। न्याय की समझ जो है अपर्याप्त है, मतलब पूरी नहीं है, कोई भी न्याय को पूरी तरीके से नहीं समझ सकता। सच बोलना, कर्ज चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है। न्याय क्या मतलब, सच बोलना न्याय नहीं है। जब मान लीजिए हमारा कोई अच्छा मित्र है, हमें उसका भला करना है, ठीक है, जब हमारे मित्र अच्छे होते हैं तो हमें उनका भला करना होता है। जब वही मित्र हमारे बुरे हो जाते हैं तो हमारे शत्रुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, हम लोग अपने शत्रुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वह जो भी किसी चीज की अच्छी चीज का रखवाला है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हमारे शत्रुओं को समर्थन कर रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, चोर है। अगर मान लीजिए वही व्यक्ति हमें समर्थन कर रहा है हमारे शत्रुओं के खिलाफ और उसमें चोरी कर रहा है, तो वो अच्छा चोर है। तो ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि धर्मी व्यक्ति धन रखने में अच्छा है तो वह चोरी करने में भी अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा सुकरात बोलते। धनी व्यक्ति, धर्मी नहीं, धनी व्यक्ति धन रखने में अच्छा है तो वह चोरी करने में भी अच्छा होगा, ऐसा सुकरात बोलते हैं। मतलब इस प्लेटो द रिपब्लिक बुक में ऐसा बताया गया। राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में लाना, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको ये मिल जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत को किस तरीके से व्यवहार में लेके आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो हैं उनकी उत्पत्ति, उनके विचारों की उत्पत्ति, उनके विचारों का अर्थ है, उनके महत्व हैं, क्या किस चीज से फर्क पड़ता है। गणित में यदि त्रिभुज और वृत्त की एक परिभाषा है तो वैसे ही समानता और स्वतंत्रता की भी एक परिभाषा होनी चाहिए। अब गणित की जो त्रिभुज और वृत्त की परिभाषा है वो फिक्स है, लेकिन स्वतंत्रता और समानता की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। मनुष्यों की राय है जो कि सेम भी हो सकती है, सुसंगत भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। कोई कोई व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है समाज में, कोई व्यक्ति अपने आप को खुश महसूस करता है एक ही चीज से। एक ही कानून आता है, जीएसटी आता है, कुछ लोगों को खुशी होती है, कुछ लोगों को खुशी नहीं होती। समानता का मतलब सभी के लिए समान अवसरों का होना है। यदि समान अवसरों का होना है तो फिर हम क्यों कहें कि वृद्ध और विकलांगों के लिए अलग अलग काउंटर होते हैं। तब हमें लगता है कि यार इनको तो विशेष उपचार है, और ये विशेष उपचार उचित है वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जल्दी से निकल जाए। तभी तो हम समानता की बात नहीं करते कि नहीं नहीं समान होना चाहिए, समानता है, समानता है। तो समानता अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो समानता में निष्पक्षता शामिल है। समानता के अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए, समानता निष्पक्ष होनी चाहिए। समानता आर्थिक कारकों के द्वारा लोगों के शोषण के लिए नहीं होनी चाहिए। बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि उन्हें अपने पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि जो बड़ी बहनें होती हैं उन्हें अपने छोटे भाइयों बहनों की देखभाल के लिए स्कूल से जाने से रोक दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है सब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और मिड डे मील जैसी काफ़ी सारी चीज़ें शुरू करी गई हैं। जब जब सरकार को लगता है कि अच्छा ये पॉसिबल कारण है जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन कारणों का निदान किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन का अधिकार हर किसी को है। ये अभी भी लेकिन औपचारिक है, ऑप्शनल है। निष्पक्षता के लिए कुछ एजेंसियों को जिम्मेदार बनाना चाहिए, ऐसा जो है आपके एनसीईआरटी में बताया गया है। समानता का अर्थ जो है उसके संदर्भ पर निर्भर है। संदर्भ यानी कि आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। हम स्वयं से शुरू करते हैं और दूसरों के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यही होता है ना, हम अपने लिए देखते हैं कि समानता है कि नहीं, तब हम दूसरों की बात करते हैं। तो राजनीतिक अवधारणाएं और उनको कैसे सामान्य भाषा में समझा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है कि समानता कब पर्याप्त है। अब आप खुद बताएंगे, और प्लीज जो है इसको पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर का जो पीडीएफ है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ सवाल हैं, इनको जो है सोचिएगा और इनके बारे में आप बताइएगा अपने विचार इन दी कमेंट सेक्शन। तो इसमें क्या क्या बचा हुआ है, ये 2 स्लाइड बची हुई है कि ये चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। डेली हम एक चैप्टर करेंगे, जल्दी जल्दी आपका ये हो जाएगा। हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए। ब्यूरोक्रेट लोग, जो आप लोग आईएएस बनोगे, जो कोई अगर एसएससी वाला है तो वो भी बनेगा, तो नौकरशाह लोग ये नीतियां बनाते हैं, ठीक है, या राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है,
या जो वकील पढ़ाते हैं, जो संविधानों की और कानूनों की व्याख्या, संविधान की और कानूनों की व्याख्या करते हैं, तब जाके तब जाके हमारी नीतियों को शेप मिलता है। संविधान और कानूनों की व्याख्या की जाती है। राजनीतिक सिद्धांत जो हैं हर किसी के लिए, हर किसी समूह के लिए प्रासंगिक है। वकीलों के लिए अलग से प्रासंगिक है, ठीक है, नौकरशाहों के लिए अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हम सभी को वोट देने और अन्य मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए, हकदार नागरिक बनने के लिए, ठीक है, आप सभी लोग, जो लोग अभी ये, क्योंकि क्लास 11th का है, तो क्लास 11th के बाद क्या होता है, मतलब बच्चे जो है 12th करके 18 साल के आसपास हो जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग एक नागरिक बनने की मतलब एक हकदार नागरिक, राइट टू वोट उनको मिलने वाला होता है। तो जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए हमें राजनीतिक विचारों का बुनियादी ज्ञान होना जरूरी है, इसीलिए हमको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। सेम एक लाइन में, जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए कल को आप नौकरशाह बनेंगे, कल को कुछ लोग वकील बनेंगे, कल को कुछ लोग पॉलिटिशियन बनेंगे, ठीक है, तो उनको जिम्मेदारी से कार्य यदि करना है तो उनको राजनीतिक विचारों का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। अगर आप विचारशील हैं, अगर आप इन चीज़ों पर विचार कर सकते हैं, अगर आप परिपक्व हैं, यानी कि अगर आप एकदम मतलब समझ चुके हैं इन चीज़ों को, तब आप अपने साझा हितों पर, कॉमन वेलफेयर पर आप चर्चा कर सकते हैं और व्यक्ति के लिए एक नए मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, एक नए माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। नागरिकों के रूप में हम एक संगीत समारोह में दर्शकों की तरह हैं। गीत की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार हम नहीं हैं, हम सिर्फ नागरिक हैं। गीत की व्याख्या करने वाला मुख्य कलाकार कौन है? वो सरकार है, वो सिस्टम है। हम एजेंडा सेट करते हैं अपनी सरकार के लिए, सरकार उसके लिए नीतियां बनाती है, हम उनके आउटपुट की सराहना करते हैं या उनका विरोध करते हैं और नई चीजों के लिए अनुरोध करते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन में अमूर्त मुद्दे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये इमॉर्टल है, ये मॉर्टल चीजें हैं। सॉरी, अमूर्त को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अमूर्त को? कोई बता सकता है? अमूर्त, अमूर्त इन इंग्लिश। चलिए, मॉर्टल से इसका मतलब है, शायद मुझे जितना याद है, अमूर्त। तो अमूर्तता क्या होती है? बेसिकली अमूर्तता अवधारणाओं की वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि कुछ उदाहरणों का यूज किया जाता है, जिसमें कि प्राथमिक ज्ञान, जो आपका प्राइमरी ज्ञान होता है, उसको व्याख्या की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अमूर्त नियम या अवधारणा द्वारा स्थापित की गई परिभाषा, ठीक है, के अधीन आप काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। मूर्त वस्तु होती है जिसका प्रत्यक्ष रूप या कोई स्वरूप हो। अमूर्त वस्तु या कोई कॉन्सेप्ट होता है जिसका कोई प्रत्यक्ष स्वरूप ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं है। स्वतंत्रता का, समानता का, धर्मनिरपेक्षता का, ठीक है, ये इनका एक प्रत्यक्ष समूह, एक स्वरूप है। अमूर्तता एक बौद्धिक क्षमता होती है जिसमें आप जो है यहां पर क्या कर सकते हैं, इस बौद्धिक जो 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 साकार अमूर्त नहीं है, मतलब जो जो आप कह सकते हैं जो निराकार नहीं है। अमूर्त, मूर्ति क्या है? मूर्ति का एक स्वरूप होता है ना। अमूर्त जिसका कोई स्वरूप ना हो, तो ये अमूर्त मुद्दे नहीं है, ये निराकार मुद्दे नहीं है, ये साकार मुद्दे हैं। तो हम उन लोगों के लिए पूर्वाग्रह यानी कि प्री जुडाइस विकसित करते हैं। प्री जुडाइस यानी कि पहले से एक सोच बना लेना, ठीक है, ये हमने क्लास 6 से ही पढ़ा है। तो पूर्वाग्रह विकसित करते हैं जो जाति, धर्म या लिंग के मामले में हमसे अलग हैं। तो जो हमसे अलग है हम उनके बारे में एक सोच बना लेते हैं। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हमको लगता है कि क्रांति करना उचित है। यदि हमारे वजह से कोई किसी को हम उत्पीड़न कर रहे हैं तो हमें लगता है कि उसको क्रांति नहीं करनी चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए। हम क्रांति को उचित तभी महसूस करते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत हुआ हो। तो सही या गलत, न्याय संगत या अन्यायपूर्ण बारे के बारे में हमारी राय अलग अलग है।
ये तब है कि ये उचित है या नहीं, ये तब है जब हम अपने आप को उस प्लेस में डाल के क्या महसूस करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता पर व्यवस्थित सोच को उजागर करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत, ताकि हम अपने विचारों को और ज़्यादा बेहतर कर सकें, पॉलिश कर सकें और एक सूचित तरीके से और सामान्य हितों के लिए बहस कर सकें। तो जब तक हमको राजनीतिक सिद्धांत नहीं पता होंगे तब तक हम इन चीज़ों पे बहस नहीं कर सकते। आपने देखा होगा टीवी की डिबेट्स में राजनीतिक विश्लेषक बैठते। ये विश्लेषक कौन है? जो कि अलग अलग राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ के पूरी बहुत सारी नॉलेज लेके तब जाके बहस कर रहे हैं, ठीक है, सामान्य हितों के लिए सूचित तरीके से, इनके पास नॉलेज है। तो ये आपका चैप्टर 1 था। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1। आपको इसके जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, अगर आपके पास में बुक्स हैं तो अच्छी बात है, अगर बुक्स नहीं है तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। रमा शर्मा ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, आप इस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। ये फॉलोअर्स हैं आपके 14 मिलियन वॉच मिनट्स हो चुके हैं, 15 मिलियन का अभी होने वाले हैं। प्लस पे मेरे कोर्स आते हैं जिनको आप लाइव देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो रमा लाइव कोड का यूज़ करके, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। बाकी आप स्पेशल क्लासेस कर सकते हैं और जो कि फ्री क्लासेस हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर यूट्यूब पर तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो आज शाम को मतलब डेली जो क्लासेस होती है मैं आपको उनकी टाइम बता देती हूँ। स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग है सुबह 8 बजे, 8 से 9 AM। ये क्लास है 9:05 से 10:05 AM, ठीक है। इसके बाद में एक क्लास है शाम को 6 से 7 PM और एक क्लास है 7:05 से 8:05 PM, ठीक है। इसके अलावा जो प्लस कोर्स की टाइमिंग है वो है सुबह 6 AM to 8 AM। ये 2 घंटे का एक सेशन होता है यहाँ पर। तो 4 घंटे आपको स्पेशल पे, 2 घंटे प्लस पे और यहाँ में यूट्यूब पर। तो मुझे फॉलो करें आप। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सेशन पसंद आया हो, नोट्स पसंद आए हों, हिंदी थोड़ी पसंद आई हो मेरी, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जो आपके साथ सेम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट PCS के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी उत्तराखंड का स्टेट PCS हुआ है, ठीक है। PSCs वगैरह UK PSCs हुए हैं, तो उसका पेपर भी मैं आपको बहुत ही जल्दी सॉल्व करवाने वाले हूँ यहीं पे यूट्यूब पर, ठीक है। तो जितने भी बाकी स्टेट के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप उनके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के इस एग्ज़ाम में पूछे गए। अभी रिसेंटली हुआ है ये 2-3 दिन पहले, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं, अगली क्लास में आपका डाउट रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, ठीक है, बाय।